नमा संस्कृताय आप सभी का स्वागत है संस्कृत वाणी पर। और देखेंगे आज हम आपके लिए कुछ नए प्रश्न लेके आए हैं। छोटे प्रश्न हैं, थोड़े हैं, पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और इनके लिए पर दो शब्दों पर बनाए हैं हमने, संस्कृत व्याकरण पर कुछ प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे। सरल हैं, पर हम कोई भी अगर परीक्षा देने जाते हैं तो किसी भी परीक्षा में अगर हमारे सरल प्रश्न होते हैं और कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, जो बड़े ही कठिनता से अगर हमने अध्ययन किया होता है तो उन्हें हम हल कर देते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि एक सामान्य प्रश्न होते हैं। जब सामान्य प्रश्न अगर हमारे कहीं ना कहीं परीक्षा में हम बहुत ही पीछे रह जाते हैं अगर हमारे सामान्य प्रश्न हैं और अगर वो हमारे गलत हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे बहुत ही गहनता से। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अब देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है? संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है? तो हमने ये देखा था कि इससे पहले हमने वीडियो डाली थी तो संस्कृत का हमने निर्वचन किया था कि क्या किया था, सम उपसर्ग बताया था, धा धातु और कथ प्रत्यय। सम उपसर्ग, धा धातु, कथ प्रत्यय। तो इसके आधार पर हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन में इसका विकल्प क्या दिया है। एक नंबर पर विकल्प दिया है कत्वा प्रत्यय, दो नंबर पर दिया है कथ प्रत्यय और तीन नंबर विकल्प पर दिया है घई प्रत्यय और चार नंबर पर दिया है लेप प्रत्यय। तो हमारे इसके आधार पर हमारा कौन सा प्रत्यय सही हो रहा है, कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है, उसको देखेंगे। उसके आधार पर हमारा हमारा दो नंबर का ये दो विकल्प सही है। कथ प्रत्यय हमारा एकदम ओके है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहे हैं कि संस्कृत में धातु और उपसर्ग कौन कौन से हैं। अब देखेंगे कि किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो हम विसर्गों पर, कहीं विसर्ग है कहीं नहीं है, अगर कोई हलंत है, इसको बहुत ध्यान में रखेंगे। छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे पहले नंबर पर हमारा क्या दिया है, सा उपसर्ग है, धा धातु। विकल्प नंबर दो पर दिया है पिर और धा, तो पिर इसमें हो ही नहीं सकता है, सा भी उसमें नहीं है। सम उपसर्ग है, धा धातु है और चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इससे प्रश्न नंबर पहले को देखा हो, उसके उसके आधार पर देख लेंगे कि हमारा एकदम ठीक विकल्प कौन सा वाला है। तो हमारा ठीक विकल्प हमारा विकल्प नंबर तीन वाला हमारा एकदम ठीक है। बस यही हमारा इसका उत्तर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ पर देखने अगर हमने इसका अगर निर्वचन किया है तो जान लेंगे, और नहीं किया है तो थोड़ी डाउट हो जाएगा कि उपसर्ग तो एक होता है तो इसमें दो हो गए। तो इस व्याकरण में देखेंगे किस तरह से इसका निर्वचन होगा। वीर, उपसर्ग है धन, आंग उपसर्ग है और किरी धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट प्रत्यय है। अब ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय अब देखेंगे इसके आधार पर। एक तो हमारा उपसर्ग ये हो गया बी उपसर्ग, दूसरा हमारा आंग उपसर्ग हो गया, क्री धातु हो गई और ल्यूट प्रत्यय। कितने उपसर्ग हो गए इसमें, दो दो उपसर्ग हो गए। तो इसी के आधार पर हम विकल्प को चुन लेंगे। तो हमारा विकल्प विकल्प हमारा पहले में दिया है 3, दूसरे में दिया है 1, तीसरे में दिया है 2 और चार में दिया है सभी। तो कितने उपसर्ग हो गए हमारे व्याकरण में,
दो उपसर्ग हो गए, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 का विकल्प संख्या 3 सही है। ये हमारा एकदम ठीक है। और फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं व्याकरण का निर्वचन है। अब देखेंगे व्याकरण का निर्वचन है। अब इससे पहले हमने व्याकरण का निर्वचन बताया ही था, तो ये हमारा पहले वाला जो है एकदम गलत हो गया। ये तो हमारा होगा नहीं पहले वाला। दूसरा है बी आंग क्री धन ल्यूट, यही हमने इससे देख चुके हैं और यही हमारा एकदम ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हमारा विकल्प संख्या 2 वाला हमारा एकदम ओके है। ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी हमारा सही नहीं है और 1 नंबर वाला भी विकल्प हमारा गलत है। विकल्प संख्या 2 सही है हमारी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्याकरण में धातु कौन सी है। व्याकरण में धातु कौन सी है। अब देखेंगे व्याकरण को देखते हुए इससे पहले निर्वचन किया ही था। इसका प्रश्न नंबर 5 का विकल्प संख्या 1 हमारा ये गलत है। देखेंगे बया तो है हो ही नहीं सकता है और बी हमारा उपसर्ग है, ये धातु नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है धातु, तो हमारे प्रश्न नंबर 5 का विकल्प संख्या 2 हमारा एकदम ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से देखते रहिएगा, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी-छोटी बातें हैं, इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। व्याकरण में हलंत और विसर्ग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 संधि किसे कहते हैं। अब कहते हैं संधि किसे कहते हैं। अब हमने संधि के अभी एक पार्ट बनाया था, छोटा वीडियो है, उसे टाइम निकालकर अवश्य ही देखें। अब देखेंगे कहते हैं कि समास में पदों का योग होता है और संधि में हम इसी तरह से देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द की अगर हम संधि करें, विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी का कर देते हैं, विद्यार्थी विद्याधन विद्याधन अर्थी, विद्याधन विद्याधन अर्थी। अब देखें विद्या माने ज्ञान, अर्थी माने चाहने वाला। जो ज्ञान को चाहने वाला होगा वही क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। अब देखेंगे, अब इसका क्या किस तरह से देखते हैं। कहते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ। तो किसकी बात आई, शब्द की आई या वर्ण की आई। यहाँ पर बात आ रही है यहाँ पर वर्णों की। तो अब इसमें किसका मेल होता है, शब्दों का समास में होता है, धातुओं का ये नहीं होता है, अर्थों का ये भी गलत है। अब हमारा प्रश्न संख्या 6 का विकल्प संख्या 3 हमारा एकदम ओके है और तो इसका यही हमारा उत्तर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसके तरफ देखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है संधि शब्द का लिंग है, लिंग है, किस लिंग का है। संधि शब्द किस लिंग का है। अब देखेंगे इससे देखते हुए ही पता लग रहा है कि किस लिंग का होगा। अगर हम देखेंगे अधिकतर बालिकाओं के नाम निधि, विधि इस तरह के नाम होते हैं। तो देखेंगे अगर निधि, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था संधि जो है हमारे पुल्लिंग का होता है। अब पुल्लिंग का कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी किसी बालिका का नाम है निधि, दिखने में लग रहा है एकदम निधि। निधि शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग का है, लेकिन निधि माने क्या होता है, खजाना। खजाना हमारा पुल्लिंग का होगा स्त्रीलिंग का होगा, पुल्लिंग का होगा। विधि, अगर किसी का नाम विधि है, विधि विधि का माने विधाता होता है, विधाता होता है। और ऐसे ही
इसी प्रकार ये सब क्या हैं? ये सभी शब्द की प्रत्यांत हैं। की प्रत्यांत कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और इसी आधार पर हमारा संधि शब्द भी किस लिंग का हुआ? पुल्लिंग का हुआ। तो हमारा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है विकल्प संख्या 1 हमारा एकदम ओके है। इसका प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हमारा पुल्लिंग हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसके तरफ देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि संधि में उपसर्ग और धातु कौन सा है? उपसर्ग और धातु पूछ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर, इससे पहले हमने बताया था कि क्या बताया था कि संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है, की प्रत्यांत शब्द है। अब देखेंगे, अब इसके आधार पर इसी को अगर देखें तो हमारा जो विकल्प संख्या 1 हमारा एकदम गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माँ में हलंत नहीं लगा है और इसका निर्वचन करेंगे तो हमारे माँ में हलंत है, तो ये भी हमारा गलत हो रहा है। विकल्प संख्या 3 भी गलत हो रहा है। तो अब यहाँ पर विकल्प संख्या हमारा प्रश्न संख्या 8 का विकल्प हमारा 2 सही है। तो यही हमारा प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हमारा ये हुआ। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही ध्यान से समझते रहिएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि संधि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय के बारे में जान ही रहे हैं कि ये की है, दीर्घ ई है, ये नहीं होगा, धी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये बचा हमारा। संधि में की प्रत्यांत शब्द होता है, पुल्लिंग का होता है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 9 का विकल्प संख्या 2 हमारा एकदम ठीक है और इसके लिए इसका उत्तर हुआ। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहे हैं संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? अब अगर उसकी तरफ जाएंगे प्रत्याहारों की तरफ, तो क्या है? क्या है? स्वर, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यही हुआ ना? यही तो वर्ण है। अब देखेंगे जहां पर स्वरों का मेल हो स्वर संधि हो जाती है, जहां पर व्यंजनों का मेल हो व्यंजन संधि हो जाती है, जहां प्रथम शब्द के अंत में अगर हमारा विसर्ग आ जाता है तो क्या हो जाता है? वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। तो नंबर 1, 2 और 3, इस आधार पर हमारे संधि के कितने भेद हुए? तो प्रश्न देखिए, ये 2 वाला गलत है, 3 वाला गलत है, 4 वाला भी गलत है, क्योंकि जो विकल्प संख्या 4 दिया है, 6 हमारे समास के भेद होते हैं। 2 वाला भी गलत है। तो हमारा प्रश्न संख्या 10 के जो विकल्प संख्या 1 हमारा एकदम ठीक है। और इसी तरह से बस अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। और अगर हम कोई भी परीक्षा में अगर बैठते हैं, बहुत छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और ध्यान देंगे, तभी हमारा किसी प्रकार से कोई गलती या त्रुटि नहीं होगी। और अच्छी तरह से पढ़ें और खूब मन लगा कर के पढ़ें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।